नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आपके बहुत बहुत स्वागत हमारी इस खास बातचीत में। बात करने जा रहे हैं मायावती के बारे में। मायावती कहीं ना कहीं अब एससी और एसटी को लेकर जो रिजर्वेशन की मांग उठाती नजर आ रही है, आरक्षण की मांग उठाती नजर आ रही है, ये मांग अब लगातार तूल पकड़ रही है। इस समय दलितों को लेकर भी कहीं ना कहीं इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा है। ये कहना चंद्रशेखर आजाद का भी है, ये कहना मायावती का भी है, ये कहना तमाम उन नेताओं का है कि आखिर दलितों को और पिछड़े वर्ग को कब आरक्षण मिलेगा, आखिर कब सुरक्षा मिलेगी। और जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बड़ा फैसला दलितों के खिलाफ सुनाते नजर आए थे, पिछड़ा वर्ग के खिलाफ सुनाते नजर आए थे, आरक्षण को कहीं से कहीं तक भी आगे नहीं बढ़ाते नजर आए थे, ये वो बड़े मुद्दे हैं जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। हाल ही में मायावती ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता को संबोधित करते हैं मायावती ने ये अपनी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी की ओर से तमाम उन बड़े प्रस्तावों को पेश किया, तमाम उन बड़े मुद्दों को पेश किया जिन मुद्दों के मद्देनजर आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग के लिए बहुजन समाज पार्टी कुछ अहम कार्य करती नजर आएंगी। क्या कुछ मायावती ने कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा करेंगे मनीष के साथ। मनीष, स्वागत है आपका। क्या लगता है मायावती जो ये बड़े बयान देती नजर आ रही है, दलितों के लिए आरक्षण की मांग करती नजर आ रही है, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग करती नजर आ रही है, कहां तक मायावती अपने इन कार्यों में सही साबित हो पाएंगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हार चुकी है, देश में हार चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है कि उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारती नजर आएंगी। क्या लगता है, क्या समीकरण बहुजन समाज पार्टी का बनेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अहम मुद्दा होता है दलितों और पिछड़ों का, तो दलितों और पिछड़ों के मुद्दे को लेकर यहाँ पर सियासत गरमाती हुई भी नजर आती है। आप आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण आज़ाद को ही देख लीजिए, वो दलितों और यहाँ पर पिछड़ों का मुद्दा उठाते हुए नजर आए, गरीबों का मुद्दा उठाते हुए नजर आए और यहाँ पर देखा आपने नगीना से लोकसभा सांसद बनते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद अगर मायावती की बात करें, मायावती की पार्टी भी कहीं ना कहीं शुरू से दलितों और पिछड़ों का मुद्दा लेकर चली आ रही है और सत्ता में भी रहे और काफी काम भी किया उनको लेकर। लेकिन अब देखा जा रहा है जिस तरीके से आरक्षण की मांग यहाँ पर मायावती करती हुई नजर आ रही है, तो बेशक अगर यहाँ पर सत्ता में वापसी करती है तो यहाँ पर मायावती दलितों और पिछड़ों के लिए कार्य करती हुई नजर आएंगी। उनको तमाम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं के लिए यहाँ पर सरकार से यहाँ पर भिड़ती हुई भी नजर आएंगी। और ऐसे में देखा जा रहा है मायावती जिस तरह की एक लीडर है, एक वुमेन पावर के तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को साबित कर चुकी है। और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में हारने के बाद यहाँ पर उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आया है, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनकी आने वाली जीत की तरफ उनको लेकर जाता हुआ नजर आए। क्या लगता है उपचुनाव के लिए क्या रणनीति बना सकती है मायावती? देखिए, उपचुनाव की अगर बात की जाए तो उपचुनाव में अब देखा जा रहा है जिस तरह से समाजवादी पार्टी यहाँ पर लीड करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है जो 10 उपचुनाव वाली सीटें हैं उसमें 5 सीटें जो हैं वो सपा का गढ़ हैं। लेकिन सपा की गढ़ वाली सीटों से अगर इधर देखा जाए 5 अन्य सीटों की तरफ, तो उन सीटों पर कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं दाव आजमाती हुई नजर आ सकती हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी मैदान में उतरे हुए हैं, यहाँ पर मायावती भी मैदान में उतरी हुई है। समाजवादी पार्टी तो मैदान में है ही, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो अंदरूनी कलह को समेटने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि यहाँ पर चुनाव आते आते या यूं कहें कि उपचुनाव का समय आते आते भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर थोड़ी सी अलर्ट होती हुई नजर आए और मैदान में यहाँ पर उतरती हुई नजर आए। तो अब देखा जा रहा है ये 4 पार्टियों के बीच में जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव है उनमें मुकाबला होना है। और अब बेशक यहाँ पर अगर मायावती के समर्थन में यहाँ पर जो सीटें हैं वो मायावती के पाले में जाती है, मायावती को यहाँ पर जनता का समर्थन मिलता है, जनता का साथ मिलता है, तो बेशक आने वाला विधानसभा चुनाव जो है उसमें बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। और उपचुनाव की जीत ही डिसाइड करेगी कि आगे का सफर मायावती का कैसा होने वाला है। मायावती की भूमिका अब यहाँ पर निर्णायक रहने वाली है। फिलहाल पहले बयान सुन लीजिए, मायावती कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर कितनी सक्रिय है, सुनिए बयान। वो पूरा उन्होंने तो बल्कि इस मामले में वो ऐसी दलीलें रखते रहे कि जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देने में उनको और मदद मिल गई। चाहे तो कांग्रेस की ओर से वकील खड़े हुए हों या सरकार की ओर से खड़े हुए हों, इन्होंने एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट की मदद ही की है इस मामले में। तो इससे जाहिर हो जाता है कि इनकी इंटेंशन सही नहीं है और ये लोग एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसको सीधा खुद ना खत्म करके माननीय कोर्ट के जरिए, जुडिशरी के जरिए ये इसको खत्म करना चाहते हैं। और इसमें ये लोग काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं और हमारी पार्टी इसको लेकर बड़ी चिंतित है। जो एससी एसटी का पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला था तो वो लगभग खत्म सा हो गया था। उसको प्रभावी बनाने के लिए
हमारी पार्टी ने उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप इसमें संशोधन विधेयक लाइए और पदोन्नति में आरक्षण को पुनः प्रभावशाली बनाया जाए। जब ये बिल लाया गया तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि SC ST वर्गों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिले। तो कांग्रेस उस समय पावर में थी, तो कांग्रेस और बीजेपी खुद ना आगे आकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको आगे किया और उनकी मिली भगत से उन्होंने इस बिल को फाड़ा और इस बिल को पास नहीं होने दिया और अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। नहीं, अभी आंदोलन मैं आपको जो बताया ना कि हम लोग तो बीजेपी कांग्रेस को ही कोस सकते हैं, क्योंकि इनके वकीलों को सही पैरवी करनी चाहिए थी, सरकार को सही पैरवी करनी चाहिए थी। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मीडिया के माध्यम से हमने उनसे अपील की है आज कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, इस फैसले को बदले, वरना इस देश में जो करोड़ों दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं तो जिनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इनको आरक्षण की सुविधा दी थी, यदि ये खत्म हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि SC में या ST में जो जातियां मजबूत हर मामले में आर्थिक तौर पर मजबूत हो गई हैं, तो उसमें से मैं समझती हूँ मुश्किल से 10 या 11% लोग ही मजबूत हो गए होंगे, बाकी 90% लोगों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो लगभग 90% लोग जिनको अभी आरक्षण की जरूरत है तो वो तो और ज्यादा पिछड़ जाएंगे, उनको ये आरक्षण अब मिलेगा नहीं। इस निर्णय के अनुसार यदि उन जातियों को निकाल दिया जाएगा, बहुत बुरा हुआ है ये। और केंद्र और जबकि बीजेपी को चाहिए, वो अपने आप को कहते हैं कि हम SC ST समाज के हिमायती हितैषी हैं, उनको चाहिए पहली बात तो इस केस की पैरवी उनको सही तरीके से करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। कांग्रेस ने बेबी ढुलमुल रवैया अपनाया। ऐसी स्थिति में मेरा बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की सरकार को, उनकी NDA की सरकार को ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो आप इसमें ये जो भी जजमेंट आया है तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप इसमें ये पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो संविधान में आप संशोधन करें और इसको संविधान की 9वीं सूची में लाए और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इसको पलटे, मतलब क्योंकि पार्लियामेंट को भी पावर होती है, उसको पलटे। और नहीं पलटते हैं तो समझ लो ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो और भी दूसरी पार्टियों हो, इनकी SC ST के और OBC के रिजर्वेशन के मामले में इनकी नीयत साफ नहीं है। अभी आप रिजर्वेशन की बात करो, विषय को डाइवर्ट मत करो। मेरी बात सुनो, जो जाटव से मिलती जुलती जो और जातियां हैं, यदि उनमें से कुछ लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हो भी गए हैं, पूरा समाज तो नहीं हुआ है। हम ये नहीं कहते कि जो मजबूत हो गए हैं आप क्रीमी लेयर के जरिए आप उनको मत दो वो फायदा, मतलब हम कोई उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन 90% लोगों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो 9-10% जो जाटव या इससे मिलती जुलती जातियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर भी गई है, लेकिन समाज में तो आज भी जातिवादी लोग उनको पुराने नजरिए से देखते हैं, जात पात तरीके से देखते हैं, इसलिए अभी इन सबको रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। नहीं, अभी ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था ना, हम लोग तो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसका पैमाना अभी तय किया नहीं है, बहुत ढुलमुल ये जजमेंट है और इस तरीके से इसकी आड़ में राज्य सरकारें जो SC ST को अभी तक रिजर्वेशन मिल रहा है इसको बिल्कुल निष्प्रभावी बना देंगी, ना के बराबर इसको कर देंगी, लोगों को कोई इसका लाभ नहीं मिलेगा।
नहीं, हमारे को तो उन्होंने कब बुलाया ही नहीं, जबकि हमारी पार्टी इनके लिए लड़ाई लड़ती रही है। हमको भी बुलाते तो हमारी ओर से वकील जरूर जाता। भाई मैं आपको बताया कि ठीक है, आप आर्थिक नहीं, जो SC ST के लोग हैं इनको जो रिजर्वेशन मिला है, जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबर हैं, इस आधार पर मिला। तो सामाजिक जो दृष्टिकोण है इन वर्गों के मामले में वो अभी लोगों का बदला नहीं है, इसलिए इनको अभी रिजर्वेशन मिलना बहुत। तो सुना आपने मायावती अपने इस अहम बयान में क्या कुछ कहती नजर आ रही है। उपचुनाव के लिए तमाम बड़ी रणनीतियां बनाती नजर आ रही हैं। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से उनके निर्णय के खिलाफ जाती नजर आ रही हैं। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में मायावती और बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे, राजनीति में क्या एक अहम बदलाव देखने को मिल सकता है। ये अब एक अहम और एक चर्चित मुद्दा बन चुका है। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।